हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए प्री बोर्ड परीक्षा की के गणित प्रश्न पत्र का मैं सॉल्विंग आपको दे रहा हूं। अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, जो कक्षा 10 के बच्चों ने दिया है। उस प्री बोर्ड पेपर का मैं सॉल्विंग आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न पत्र में हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा था। दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न दिया गया था कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें 4 विकल्प हैं दोस्तों। एक है 14 और 35, 18 और 25, 31 और 93, 32 और 64। दोस्तों, हमें पता करना है सहअभाज्य संख्या, और आपको पता है कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म वही होता है जिसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जिसको हम मौसा के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल मौसा जो एक हो, वही सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमारा यह विकल्प जो है 18 और 25, 18 और 25, अगर हम इस 18 का और इस 25 का अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं। यानी 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। ठीक है, 4 एक ये 18 जो है 1 से भी कट सकता है, 2 से भी, 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है और 18 से भी कट सकता है। और ये 25 जो होगा 1 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा या तो 25 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देख क्या कर रहे हैं कि इसमें से एक ही इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हमको मिल रहा है, इसलिए हमारा विकल्प जो होगा दूसरा सही होगा। दोस्तों, आगे दूसरा प्रश्न हमने आपको दिख रहे हैं कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। दोस्तों, समीकरणों के संगत युग्म के लिए 2 शर्तें होती हैं और एक ऐसी शर्त होती है जो हमें असंगत की स्थिति देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 ठो सिचुएशन आपको बताए गए होंगे कि अगर 2 रेखाएं अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो इसके लिए 3 कंडीशन बनती हैं। दोस्तों, 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, और दूसरा कंडीशन बनता है दोस्तों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और तीसरा कंडीशन बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में ये 2 ठो ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें संगत मान होता है, यानी ये संगत के लिए होता है और ये जो होता है शर्त जो होता है असंगत के लिए होता है। इसमें से इस स्थिति में जो हमारी रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को किसी न किसी रेखा पे क्रॉस करती हैं, और यह शर्त उस समय होता है जब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती नज़र आती हैं। और ये रेखाएं ये स्थिति उस समय आती है जब इन दोनों रेखाओं के लिए अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। इस तरीके से दोस्तों, हमारा इसमें से जो विकल्प दिया गया है समांतर, सदैव संपाती, प्रतिच्छेदी और संपाती और सदैव प्रतिच्छेदी, तो हमको इन 2 कंडीशन में मान संगत नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से हमारा विकल्प तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिया गया है कि एक द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल 7 तथा 12 है। मतलब योगफल आपको 7 दिया है और उसका गुणनफल कितना दिया है, 12 दिया है। दोस्तों, इसका सूत्र आपको पता होगा समीकरण बनाने का कि x का स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल x और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में ये जो 7 दिया है वह अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको दिया है 12। इस तरीके से अगर इसमें मान रखते हैं तो बनता है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका विकल्प जो है
पहला सही है। आगे के दोस्तों सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया गया था कि समीकरण, चौथा सवाल था आपका कि समीकरण 5 कोष्टक के अंदर x-1 और दूसरे कोष्टक में x+1 = 5 अरे 55 का हल होगा। इनमें से कौन सा होगा? +-3 होगा, +-5 होगा, +-6 होगा, +-7 होगा। दोस्तों अगर इस चीज़ को अगर हम हल करते हैं तो हमारा सवाल दिया है 5 कोष्टक के अंदर x-5 और x+5 = 55 के। इस चीज़ को अगर हल करते हैं तो ये मिलता है हमको 5 कोष्टक के अंदर x² - 25 = 55 के। आगे जब बढ़ते हैं तो x² - 25 = 55/5 हो जाएगा। x² - 25 = 11 के। x² = 11 + 25 कर देंगे, यानी x² = 36 के। तो x बराबर ±√36, यानी इसका रिजल्ट +-6। इस तरीके से दोस्तों हमारा इसमें से विकल्प जो है वो तीसरा सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमको दिया गया था, 5वां सवाल हमारा था, जिसमें हमसे यह पूछा गया है कि यदि ये त्रिभुज ABC और DEF अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप अगर हैं तो इस कंडीशन में इनके लिए ये शर्त आपको लिखी गई है। इस कंडीशन में कौन सा इसमें से विकल्प सही है? क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप की स्थिति में हैं? अगर नहीं हैं तो किस कंडीशन में समरूप होंगे? दोस्तों अब हम विचार करते हैं जो चीज़ हमको दिया गया है। इसमें दिया गया है AB/DE। तो देख रहे हैं कि इसमें त्रिभुज AB का पहला भुजा AB नज़र आ रही है और उसकी संगत भुजा हमको DE दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो AB/DE तो सही है। इस कंडीशन में आगे बढ़ते हैं तो अगला दिया गया है हमको BC, दिया गया है BC/FD। ठीक है ना, BC/FD। इस कंडीशन में दोस्तों हमारा ये जो शर्त देख रहे हैं कि ये BC की संगत भुजा हमको यहाँ पे EF नज़र आ रही है। इस कंडीशन में ये त्रिभुज जो होगा ABC समरूप त्रिभुज उस कंडीशन में होगा जब यह त्रिभुज ED और F लिखा होगा, तब जाकर के ये शर्त हमारी क्या होगी? पूरी होगी। इस कंडीशन में अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो अगर संगत कोण अगर हम देखते हैं तो A का संगत कोण हमको E नज़र आ रहा है, B का संगत कोण हमें D नज़र आ रहा है और C का संगत कोण हमें F नज़र आ रहा है। तो पहला विकल्प देखें हम, B बराबर E, ये हमारा विकल्प गलत है। A बराबर D, ये भी हमारा क्या है? गलत है। यानी हमारा कंडीशन जो तीसरा है कोण B = कोण D, अगर कोण B बराबर कोण D होगा तब जाकर के हमारा मान सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वां नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल आपको दिया गया है कि एक समचतुर्भुज दिया गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, तब समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज दोस्तों जैसा कि आप पता है आपको कि समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जो इसकी भुजाएं तो वर्ग की तरह दिखती हैं, लेकिन उसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 अंश के एंगल पर काटते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये हमारा A, B, C और D ये अगर हमारा क्या है? एक समचतुर्भुज है। इसमें अगर यह AC जो विकर्ण है अगर 16 सेंटीमीटर है और BD जो विकर्ण है वह 12 सेंटीमीटर है, तो हमको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इस तरीके से यह 8 और ये 8 बनेगा और OB और OD की मान 6 हो जाएगा। हमको इसका मान निकालना है। झट से ना हम पाइथागोरस का प्रमेय निकालते हैं, तो इसका मान हो जाएगा AB का वर्ग = OB का वर्ग धन OA का वर्ग। इस तरीके से लिखते हैं हम 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग = 36 प्लस 64, ये 100 हो गया। इस तरह से AB का वर्ग = 100, यानी AB का मान 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा जो होगी 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 2 क्या है? वो सही है। आगे की स्टेप में लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा सवाल दिया गया है 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर के सवाल को आप ज़रा देखें। 7 नंबर का सवाल दिया गया है दोस्तों कि बिंदु ऋण 3 और 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए।
अगर इस चीज़ को अगर आप चतुर्थांश में ऐसे शो करते हैं, इस तरीके से ऐसे अगर दर्शाते हैं, ये आपका मूल बिंदु होता है। अगर हम ऋण 3 और 4 को दिखाते हैं तो देखिए 1 2 3 और इस पे वाई अक्ष पे खींच देते हैं 1 2 3 और 4। ये हमारा वाई अक्ष, यह हमारा एक्स ऋण अक्ष और ये एक्स धन अक्ष और ये वाई ऋण अक्ष। इस तरह से बिंदु को अगर हम दर्शाते हैं तो बिंदु हमको यहाँ पे मिलता है। इस तरीके की हमारी आकृति प्राप्त होती है। ये हमने क्या किया है, ये +4 खींचा है और ये दूरी हमारी -3 है। तो इस बिंदु का इस x अक्ष से दूरी जो होगा 4 मात्रक या 4 इकाई होगा। इस तरीके से दोस्तों आपका विकल्प चौथा सही है। इस तरीके से आगे की स्टेप में लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 8 कि शीर्षों 0 और 4, 0 0 तथा 3 और 0 से निर्मित जो त्रिभुज होगा उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। दोस्तों अगर आप इन बिंदुओं को अगर चतुर्थांश में आप दिखलाते हैं तो एक आपको ट्रायंगल मिलेगा। अगर आप ख्याल कीजिए, अगर इसके बीच की दूरी अगर आप निकालते हैं तो आपको आएगा 4 और यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं तो आएगा 3, यानी 4 3 7 और इसके बीच की अगर दूरी निकालते हैं तो आएगा कितना, 4 चौके 16 5। ठीक है। इस तरीके से मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इनके अगर बीच की इससे निर्मित अगर त्रिभुज को अगर हम देखें तो देखिए ट्रायंगल कैसे बनता है। इस तरीके से अगर आप चतुर्थांश खींचते हैं ऐसा इस तरीके से तो ये आपका मूल बिंदु हुआ। तो यहाँ का इसका तो निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा दूसरा बिंदु है एक 0 और 4 है। 0 4 खींचते हैं तो इस पर आएगा 1 2 3 4, 0 और 4 यहाँ पर आ गया और 3 और 0 यहाँ पर अगर खींचते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर हुआ, यानी इसका निर्देशांक 3 और 0, इस बिंदु का निर्देशांक 0 और 4। अगर यहाँ से यहाँ तक इसको अगर हम क्या करते हैं मिला देते हैं तो वही हमने आपको समझाया कि इसकी बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो 3 मिलेगा, इसके बीच की दूरी को निकालेंगे तो 4 मिलेगा और इसके बीच की दूरी को निकालेंगे तो 5 मिलेगा। इस तरीके से हमको परिमाप पूछा है तो परिमाप अगर निकालते हैं तो 4 और 4 3 7 और 5 12 12 सही है। दोस्तों आप एक अगला सवाल देख रहे हैं, दिया गया है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अगर 3 cot ये दिया है दोस्तों 3 cot a = 4k, तो अगर cot a का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 4/3 हो गया, जो कि आधार बटा में लंब होता है। जबकि हमें मान निकालना है सेक a का, और सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, यानी इसका मान जो होता है कर्ण बटा में आधार बनेगा। तो सबसे पहले इसके माध्यम से हम कर्ण का मान निकालेंगे तो 4 चौके 16 3 3 के 9 25, यानी 5 5 का मतलब कि कर्ण का मान 5 हो गया और आधार का मान 4 हो गया। इस तरह से हमारा विकल्प दूसरा सही है। आगे दोस्तों हमें देख रहे हैं कि दिया गया है हमको 10वां सवाल सेक 70 अंश साइन 20 अंश ऋण कास 20 अंश सेक कोसेक 70 अंश का मान होगा। अगर इन दोनों को अगर आप हल करेंगे दोस्तों तो इसको पहले बदल देंगे, 70 अंश वाले को बदल देंगे। तो अगर इस सेक को बदलेंगे तो ये आप लिख सकते हैं सेक 70 अंश माइनस सेक 70 अंश को अगर बदलेंगे तो सेक 90 अंश माइनस 20 अंश लिखेंगे। कुल मिला जुला करके मैंने कहने का मतलब है कि इनमें से एक अंश को किसी को बदल लेंगे, लास्ट में जाते जाते ये दोनों पद इक्वल हो जाएंगे, बीच में माइनस चिन्ह है। इस तरीके से इसका रिजल्ट आपको 0 हासिल होगा। अगला दिया है दोस्तों 11 नंबर का सवाल, देखिए बहुत ही मस्त सवाल दिया गया है दोस्तों। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी है, तब उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से आपका फिगर बना, ये आपका फिगर हुआ, ये आपका खंभा है। इस खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है, इसकी छाया यहाँ पे बन रही है, इसका मान 2√3 है। यहाँ पर इसका हमको वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अगर चमकेगा तो रोशनी इसकी छाया यहाँ पर बनेगी। अगर इस तरीके से इसका मान अगर आप निकालते हैं तो इसका वैल्यू अगर लेते हैं tan थीटा से तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 6/2/3 के। अगर इसको अगर आगे लगाते हैं तो tan थीटा बराबर 6√3 परमेकरण कर रहे हैं हम, बटा में 6 कट जाएगा, यानी tan थीटा = √3 के। और जैसा कि आपको पता है कि थीटा का कौन सा मान, तो कन्फर्म है कि 60 अंश का मान, यानी इसमें जो 60 अंश आया होगा वो आपका विकल्प सही है। आगे की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है आंधी के कारण, सवाल देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है।
कहा है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष के ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष के शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज दैट दोस्तों ये हमारा पूरा वृक्ष रहा है। यहाँ से मानकर चलिए यह ए सिरा था इसका, ये बी था और ये सी था। आंधी के कारण ये ए सिरा अटक करके आकर के यहाँ ज़मीन पर गिर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि जो टूटा हुआ भाग है वह H1 है और जो अभी खड़ा हुआ भाग है वह H2 है। ठीक है, ये पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या है, H1 और H2 है, यानी H1 प्लस H2 का ही मान हमको पता करना है। जबकि कह रहा है कि इसका जो ये सिरा आकर के ज़मीन पर गिरा है उसके जड़ से 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ पर ये 45 अंश का एंगल आपको बना रहा है। ठीक है दोस्तों, जब ये 45 अंश का एंगल बनाएगा तो इस बिंदु का अगर हम सी देते हैं जहाँ से वृक्ष मानकर चलिए टूटा है, तो इस तरीके से यहाँ पर तो 90 अंश का एंगल होता ही होता है। इस तरीके से ये अगर 45 अंश का होगा तो कन्फर्म है कि ये भी 45 अंश का होगा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा त्रिभुज ABC बनेगा वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। इस कंडीशन में अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा। अगर इसका मान निकालते हैं पाइथागोरस से तो 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 रूट 72 आएगा। और 72 का मान आप जानते हैं 6 छक्के 36 दूना के 72, इसका मान 6√2 हो जाएगा। अब इसको आपस में हम जोड़ देंगे तो 6 + 6√2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 को कॉमन कर लेते हैं, 1 + √2 मिलेगा। यही जो आपका विकल्प होगा वही सही। इस तरीके से दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प सही है। 13 नंबर के सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 13 दिया गया है दोस्तों। सवाल नंबर 13 दिया गया है आपको कि एक रेखाखंड दिया गया है कि एक रेखाखंड AB को 4 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींचते हैं ताकि कोण BAX एक न्यून कोण बना सके। फिर AX को समान दूरियों पर बिंदु पर अंकित किया जाता है ताकि इनकी न्यूनतम क्षमता होती है। दोस्तों आपको बताया गया है कि कोई भी रेखा जो होती है, सपोज दैट यह रेखा है, इस रेखा को अगर हमें इस 4 संबंधित 7 के अनुपात में बांटना है तो इसके लिए हम करते हैं क्या, इसके लिए हम यही करते हैं कि यहाँ पर इस रेखा को हम AB मान लेते हैं और यहाँ पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमको खींचना पड़ते है और इस रेखा को हमें उतने बराबर खंडों में बांटना होता है जितना यह अनुपात दिया होता है। तो अनुपात हमारा 4 + 7 है हो जाएगा, यानी 4 संबंधित 7 है, यानी 4 × 7 = 11, यानी इसको हमें 11 खंडों में क्या करना होगा, बांटना हो। इस तरीके से विकल्प हमारा दोस्तों 11 नंबर का क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 अंश हो। उन दोनों त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए, उनके बीच का कोण। दोस्तों ये कह रहा है कि एक तरीके से यह एक वृत्त है, इस पर हमें स्पर्श रेखाएं इस तरीके से हमें खींचनी है तो, और इनके बीच का 60 अंश का एंगल है। यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखा होती है ये त्रिज्या के साथ 90 अंश का एंगल क्या करती है, बनाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने अंश का एंगल बनेगा। तो दोस्तों ये 90, ये 60 हुआ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको O मान लेते हैं, इसको B और इसको C मान लेते हैं तो एक तरीके से यह चतुर्भुज बनकर तैयार होगा। इस कंडीशन में अगर हम निकालते हैं तो इसका मान हमको आएगा 120 अंश। 120 अंश पे दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बोला है कि एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है। परिमाप का सूत्र 2πr और क्षेत्रफल का सूत्र πr²। पाई से कैंसिल कर देंगे, एक r से कैंसिल हो गया, बच गया 2 = r, यानी ये आपका विकल्प पहला सही है, 2 मात्रक। नेक्स्ट सवाल दिया है दोस्तों अगला सवाल दिया है कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। मानकर चलिए इस तरीके से हमारा एक वर्ग हो गया जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 है। इसके अंतर्गत एक वृत्त क्या किया गया है, बनाया गया है। आपको पता है कि इस वृत्त का जो व्यास होगा यही भुजा की लंबाई होगी, यानी इसका व्यास 6 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर, यानी r का वैल्यू 3। हमें वृत्त का क्षेत्रफल बन रहा है, सूत्र आपको पता है πr², इसलिए पाई गुणते 3 का वर्ग कर देंगे, यानी पाई गुणते 3 × 3 = 9, यानी 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये विकल्प आपका चौथा सही है। आगे दोस्तों दिया है नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया था पेपर में
कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 17 को देखें। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई। पाई पाई से कैंसिल कर देंगे, आर का वर्ग इक्वल टू 9, आर का वैल्यू 3 हुआ। हमें पूछा है व्यास। व्यास का मान आप जानते हैं 2 गुणित त्रिज्या होती है। इस कंडीशन से 2 गुणित त्रिज्या का मान 3 है। इस तरीके से 3 दूना के 6 सेंटीमीटर, जो ये विकल्प आएगा 6 सेंटीमीटर, वही विकल्प आपका दोस्तों क्या होगा? सही होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका विकल्प नंबर 4 सही है। आगे दिया है दोस्तों, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन क्या होगा? दोस्तों, कोई भी ठोस होता है या कोई भी चीज़ होती है, अगर उसको दूसरे आकार में आप बदलते हैं तो उसका ये जो आयतन होता है न घटता है न बढ़ता है, यानी जस का तस रहता है। आपको हमने बता रखा है कि एक आकार को दूसरे आकार में अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, उसके आयतन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, उसका जो पृष्ठीय भाग होता है वो बदलता है, घटता है, बढ़ता है, यानी पृष्ठीय भाग केवल बदलेगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है 19 नंबर का सवाल कि आंकड़े दिया है, आंकड़े 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3 और 7 का बहुलक क्या होगा? दोस्तों, आपको भली भांति पता है कि बहुलक हम किसे कहते हैं। आंकड़े में जिस संख्या का मान जो होता है सबसे अधिक होता है, वही हमारे आंकड़े का बहुलक होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7 जो है सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इस आंकड़े का जो बहुलक होगा दोस्तों वह 7 होगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्विंग दिया। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों यानी दीर्घोत्तरी प्रश्नों के सॉल्यूशन को आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में सफल हों। धन्यवाद।